फार्दो में तो यूरेनियम का एनरिचमेंट ही होता था। सर, इन जगहों को जब टारगेट किया जाता है, क्योंकि उसका इमीडिएट इफेक्ट क्या हो सकता है, क्योंकि एक तो जब बता ही रहे थे कि हो सकता है कि रेडिएशन का एक बड़ा इशू होता है, तो ऐसे में और क्या क्या आसपास के इलाके में प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, पहला तो आसपास के इलाके का वही प्रभाव है कि जो आबादी है वो, उसके ऊपर जो बर्बादी या नुकसान हुआ वो तो चलो एक होता ही होता है, लेकिन सबसे बड़ी जो बर्बादी का आलम यही देखना पड़ेगा कि पहली बात तो ये कि इन फैसिलिटीज के ऊपर ये हमला कारगर कितना हुआ है, और कारगर होने के साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि जो फैसिलिटीज बनी हुई हैं क्या वो सचमुच में इतना नुकसान उनको पहुंच पाया है। क्योंकि देखिए, कितना भी आप नुकसान पहुंचा लें, आने वाला समय जो है हर चीज को फिर से पूरा कर देता है। तो किस चीज को कितना भी डैमेज कर पाए, देखिए न्यूक्लियर फैसिलिटीज भी जब बनाना शुरू किया गया था तो वहां कुछ भी नहीं था, बिल्कुल एक कहते हैं ना जीरो से लेकर के उसकी शुरुआत की गई थी। अगर आप फिर उसको जीरो पे ले गए हैं तो उसकी शुरुआत फिर से हो सकती है, और आने वाले अगले 10, 20, 50 जितने भी सालों में, क्योंकि देशों की जो उम्र है वो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में गिनी जाती है, देशों की उम्र जो है 10-20 साल में नहीं गिनी जाती है। तो अगर आने वाले समय में मेरा ये मानना है कि ईरान इस समय टेबल पे आके अपना बीच बचाव कर भी लेता है, तो मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले समय में अब उसके लिए भी, ईरान के लिए भी एग्जिस्टेंशियली थ्रेट बन चुका है। उसके लिए भी अब अपने आप वजूद को बनाए रखने के लिए जरूरी हो गया है कि शायद आने वाले समय में वो भी न्यूक्लियर हथियार बनाने की पूरी अपनी कोशिश करेगा, अपनी जो है फिर से दोबारा उठेगा और बना करके रखेगा, उसी प्रकार से जैसे इजराइल ने भी तो न्यूक्लियर हथियार बना करके रखा हुआ है, बताता नहीं है लेकिन उसके पास न्यूक्लियर हथियार है। उसने इसीलिए बनाया था कि अगर उसकी देश को खतरा इस तरह का पहुंचता है कि उसको अब एग्जिस्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, तो वो न्यूक्लियर इस्तेमाल करने की क्षमता रखता है। तो वो क्षमता जो है किसी भी देश को बनाने की लिए नहीं रोक सकता कोई भी, अगर वो देश ये सोचता है कि उसके बचाव के लिए खुद जो है न्यूक्लियर हथियार बनाना आवश्यक है। पाकिस्तान को अगर हम ले लें तो पाकिस्तान इतना गरीब देश था कि भुट्टो ने ये बोला था कि हम घास खाएंगे लेकिन न्यूक्लियर हथियार बनाएंगे। तो घास खाए न खाए वो तो अलग बात है, लेकिन वो भी न्यूक्लियर हथियार बना। अब तक के इस समय जो है पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार है। तो मेरा ये मानना है कि ईरान भी अगर इस समय टेबल पे आता है, बातचीत करता है, इस समय जो है हालात फिर से एक तरह से धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ बढ़ जाते हैं, तो आने वाले समय में चाहे वो 50 साल लग जाए, चाहे वो 100 साल लग जाए, ईरान जो है यकीनन ईरान जो है न्यूक्लियर बॉम्ब बना करके अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए ऐसा करने की कोशिश करेगा और करेगा भी, और उसको इस बात से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन अभी का सवाल अभी का ये है कि चाहे उस फैसिलिटीज को आज की तारीख में अमेरिका बॉम्ब बम्बार्डमेंट करके GBU-57 बॉम्ब का इस्तेमाल करके जीरो पे भी ले जाए, बिल्कुल कंप्लीटली खत्म भी कर दे, तो कोई ये यकीनन नहीं कह सकता है कि आने वाले समय में ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा। अगर उसकी ये मंशा है तो अपने देश के सुरक्षा के लिए किसी भी देश को कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से रोक नहीं सकता है। और ये मेरा मानना है कि वो तभी मौका मिल सकता है अगर ईरान इस समय अपने आप को पूरी बर्बादी से बचाए और टेबल पे आकर के बातचीत के लिए तैयार हो जाए, और ताकि उसको ये वक्त मिल जाए कि आने वाले फिलहाल आप जो कह रहे हैं वो बातचीत के लिए शायद आ भी जाए, क्योंकि अब तो ईरान ने भी मान लिया है कि हम आपको बता दें, ये जो बड़ा अपडेट आ रहा है, बड़ी खबर इस वक्त की है कि ईरान की जो मीडिया है उसने माना है कि उसके 3 साइट्स पर अमेरिकी हमले हुए हैं, जिसमें और बड़ी खबर आपको बता दें, नेतान्स, इसके अलावा फार्दो और साथ ही इस्फहान, ये बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका ने ईरान पर जो सबसे बड़ा हमला किया उसको लेकर ईरानी मीडिया की ओर से भी यह जानकारी आ गई है कि उनके 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमले हुए हैं। इसी के साथ आपको बता दें, बस और आधे घंटे के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने देश के सामने और मीडिया के सामने आएंगे और बताएंगे इस बड़े हमले के बारे में, क्योंकि ट्वीट करके उन्होंने जानकारी दी है कि ये ऐतिहासिक लम्हा है। ये ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि इजराइल और पूरी दुनिया के लिए, और इजराइल के साथ इस युद्ध में अमेरिका शामिल हो चुका है। और इस हमले में ये देखिए, ये जो ट्वीट किया गया था डोनाल्ड ट्रंप की ओर से, जिसमें कहा गया है फार्दो, नतांज और इस्फहान, ये 3 जो अहम न्यूक्लियर सेंटर्स थे, इनके ऊपर हमला किया गया, जिसमें B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया है। B-2 बॉम्बर्स दुनिया के सबसे घातक बॉम्बर्स माने जाते हैं, स्टेल्थ हैं, और साथ ही साथ इनका जो आप समझते इतना खतरनाक होता है कि इसको कोई रडार भी नहीं पकड़ पाता है। हमारे साथ जनरल रामेश्वर जुड़े हुए हैं। जनरल साहब, जिस तरह से ईरान ने अब मान लिया है कि उनके वहां पर हमले हुए हैं, तो अगला जो कदम मुझे लगता है होगा कि अब वो क्या करेंगे। लेकिन जैसा मैंने आपसे पूछा था कि इनके पास जिस तरह के बैलिस्टिक मिसाइल्स का पूरा जखीरा मौजूद है, और जो जखीरा इनके पास है
इसमें कई सारे बताए जाते हैं जो मिसाइल्स हैं वो टेक्नोलॉजी उन्होंने रशिया के जरिए लिया है या फिर नॉर्थ कोरिया के जरिए लिया है। तो ये बहुत घातक इनके पास मिसाइल है जिसका क्या इस्तेमाल जिसने अभी तक ना किया हो अब आगे करें। देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर कोई भी बात ईरान को समझनी है तो ईरान को अब ये बात पूरी तरह से समझ लेना चाहिए कि अभी वो अगर कुछ बर्बाद करने की कोशिश करता है या इस युद्ध को फैलाने की कोशिश करता है तो पूरा इस बात का दारोमदार अब उसके ऊपर आ जाएगा, और उसके ऊपर दारोमदार आने से अब अमेरिका को खुली छूट मिल जाएगी कि जो इजराइल अपने मिसाइल के साथ या अपने एयरफोर्स के साथ 2000 किलोमीटर जा करके ईरान के ऊपर हमले कर रहा था, अब अमेरिका को भी उस तरह के हमले करने की खुली छूट मिल जाएगी, क्योंकि अमेरिका ये कहेगा कि अगर आप अमेरिकन की लाइफ को अनसेफ बना रहे हो तो मैं अब ईरान के ऊपर बमबारी करने की क्षमता रखता हूं। और हमें मालूम है कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम में बिल्कुल भी नहीं है। पहले से ही ट्रंप बोलते रहे हैं, इजराइल भी बोलता रहा है कि ईरान के ऊपर जो है उसके स्काईज के ऊपर पूरा कंट्रोल जो है वो इस समय इजराइल और अमेरिका का आ चुका है। तो मेरा ये मानना है कि जब ऐसे हालात हो जाते हैं कि एयर डिफेंस बिल्कुल भी नहीं है वहां पे, तो ईरान के ऊपर जो है बहुत ही पिन पॉइंट एक्यूरेसी से उसकी बर्बादी की तरफ इतनी ज्यादा बमबारी हो सकती है, इतनी ज्यादा उसके ऊपर अस्त्र शस्त्र फेंके जा सकते हैं कि ईरान जो है कंप्लीटली, मैं बार बार कह रहा हूं कि ईरान। सर, इस वक्त एक और ताजा अपडेट आ गया है जो हम दर्शकों को बता दें। ट्रंप और नेतन्याहू की बातचीत हुई है। इस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की बातचीत हुई है, और जिस तरह से बेंजामिन नेतन्याहू लगातार अमेरिका से अपील कर रहे थे कि इस युद्ध में अमेरिका शामिल हो और पूरी दुनिया को और साथ ही ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने के लिए जो अहम इलाके हैं, चाहे वो फॉर्दो हो, नतांज हो या फिर इस्फहान हो, यहां पर वो अपने घातक बम्स का इस्तेमाल करे। इस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की बातचीत हुई है। सर, ये जो बातचीत हुई होगी, सबसे अहम जो अब आप कह रहे थे कि असेसमेंट जो हमले हुए हैं उसका इंपैक्ट क्या है, और इस बारे में जो जानकारी दे पाएगा, सबसे अच्छा दे सकता है वो है इजराइल की जो एजेंसी है मोसाद, क्योंकि उसके जो लोग एजेंट्स हैं वो ईरान में हैं और वही बता सकते हैं कि जमीन पर क्या इंपैक्ट हुआ है। जी, इसके साथ साथ देखिए, ये भी मैंने जैसा कहा ना कि अगर एनरिचमेंट प्लांट है वहां पे है और कई बार खबरें ऐसी आती रही हैं, तो हो सकता है कि यूरेनियम लीक से भी कुछ ऐसी इंडिकेशन मिलनी शुरू हो सकती हैं कि वहां पे जो है किस तरह के हालात हैं, दूषित हुआ है वातावरण या नहीं दूषित हुआ है, और खबर आएगी कि कितना डैमेज हुआ है कि नहीं। लेकिन मेरा यही मानना है कि डैमेज कितना हुआ है नहीं हुआ है वो एक तरफ बात है, लेकिन इससे ईरान के ऊपर प्रेशर जरूर बढ़ा होगा इस बात के लिए कि वो बातचीत पे आए, क्योंकि अगर वो अपने मिसाइल का इस्तेमाल करके कहीं भी अगर अमेरिकन एसेट्स को हिट करने की बात सोचता है तो वो अमेरिका को फिर खुली छूट दे देगा कि अमेरिका भी मिल करके ईरान को बर्बाद करने के लिए अब इजराइल के साथ आ जाएगा। और मेरा ये मानना है कि अगर ईरान की लीडरशिप कुछ भी थोड़ा सोच रखती है, ठीक ठाक सोच रखती है, तो उनको यही सोचना चाहिए कि देश को अब और ज्यादा बर्बादी की तरफ न ले जा करके अपने आप को इस समय बचाओ फिलहाल, ताकि आपको ये मौका मिल जाए कि अपने आप को रीबिल्ड करके आने वाले समय में आप और मजबूती से खड़े हो पाओ, न कि अपने आप को इतना बर्बाद कर लो कि आप उठने के काबिल ही ना रहो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब पूरे माहौल जो बना है अभी का माहौल, उस माहौल के चलते, और अमेरिका को भी कुछ लग रहा था कि अगर ये यूरोप की सुन रहा है तो ऐसे कैसे हो सकता है कि अमेरिका की नहीं सुन रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि अमेरिका के भी एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप के मन में ये भी बात चल रही होगी कि एक अमेरिका अपने आप को बहुत ही पावरफुल और ऐसा देश मानता था कि जब किसी जमाने में जब कोल्ड वॉर थी तो अमेरिका और रशिया या यूएसएसआर ही दो विश्व की बड़ी शक्तियां थी। तो अमेरिका को भी कुछ ऐसा लग रहा था कि उसकी शक्ति को लोग मानना कम कर रहे हैं, शायद उसकी इस तरह के डिस्प्ले से, इस तरह की बमबारी से उसकी शक्ति उस तरह की फिर से वापस आ जाए। तो कम से कम अभी के हालात को देखते हुए मेरा यही सोचना है कि ईरान इस बात को न फैला करके या कोई और ज्यादा हालात न खराब करके वो बातचीत के लिए टेबल पे आने के लिए मजबूर हो जाएगा। बाकी जो डैमेज असेसमेंट और बाकी सब चीजें हैं वो फिर सर, आपने जैसा यूरोप का जिक्र किया, बड़ा ही ट्रिकी सिचुएशन यहाँ पर अब पैदा हो गया है कि आखिरकार अब इस पूरे हालात में क्या यूरोप करता है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने इस युद्ध में अपनी हिस्सेदारी लगा दी है या फिर हिस्से बन चुका है इस लड़ाई का, इसके बाद अब यूरोप क्या करेगा, क्योंकि अब से सिर्फ आधे घंटे बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सामने आएंगे, मीडिया के सामने आएंगे और इस हमले के बारे में जानकारी देंगे। उस दौरान वो क्या आगे करने जा रहे हैं, क्या इसके कोई संकेत देते हैं, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। और मेरे सहयोगी मनीष भी हमारे साथ जुड़ गए हैं।
मनीष, आपके पास और क्या ताजा जानकारी आ रही है इस पूरे हमले को लेकर? 3 अहम साइट पर हमले किए गए थे, जमीन पर किस तरह के इंपैक्ट नजर आ रहे हैं? क्योंकि ईरानी मीडिया ने तो कह दिया है कि हां, हमले हुए हैं 3 जगहों पर। अमित, जो हमें जानकारी मिल रही है इस समय, ईरान के जो एडवाइजर हैं भारत में मौजूद हैं, उसके अलावा ईरान से जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसके मुताबिक तीनों साइट्स जो हैं उस पे इंपैक्टफुल हमले हुए हैं और करीबन 30,000 पाउंडर बॉम्ब्स का इस्तेमाल करते हुए इसको पूरी तरह से ध्वस्त किया गया है इस एरिया को। अब से कुछ देर पहले, करीबन 1.5 से 2 घंटे पहले, जब ये अटैक किया गया B-2 बॉम्बर्स के द्वारा, जो गुआम एरिया है वहां से इसे टेक ऑफ करते हुए जो अमेरिकन फाइटर्स F-35 और साथ में B-2 बॉम्बर्स हैं, इन्होंने एक साथ उड़ान भरी और फिर उसके बाद ये जो GBU बॉम्ब है इसका इस्तेमाल किया। GBU बॉम्ब के बारे में हम आपको बता दें कि ये जमीन की सतह से करीबन 200 फीट नीचे या 80 मीटर नीचे तक आसानी से जा सकता है और वहां जाकर ये पूरी तबाही कर सकता है। जो इंपैक्ट एरिया है करीबन वो 15 से 20 मीटर का इंपैक्ट एरिया है। उसके अलावा करीबन 100 मीटर तक ये पूरी तरह से तबाही मचाने में सक्षम है और इसीलिए इस बॉम्ब का चयन किया गया अमेरिका के द्वारा। अब सभी की नजर इस समय ईरान पे है कि ईरान किस तरह से इसका जवाब देगा, क्योंकि ये बेहद निर्णायक मोड़ है लड़ाई का। और इजरायल ने औपचारिक तौर पर इस बात को कहा है कि यहां पर जो ईरान है, यहां पर न्यूक्लियर एसिड्स के तौर पर यूरेनियम या फिर अपने जो न्यूक्लियर आर्सेनल हैं उसकी तैयारी कर रहा था। और जो तस्वीरें आपने पहले देखी थी, वो एक पहाड़ है, पहाड़ के अंदर एक पूरी कैविटी है, यानी एक सुरंग बनी हुई है, उसके अंदर से न्यूक्लियर कैपेबल जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो बाहर निकलते हुए दिखाई दी कई अलग अलग जगहों पर। तो अमेरिका ने बहुत सोचे समझे तरीके से जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, ये 3 एरियाज हैं और ये तीनों एरियाज स्पॉट किए। यहां पे जो पूरा एयर डिफेंस सिस्टम है उसको जैम किया गया। जैमिंग करने के साथ साथ जो जीपीएस है उसको ब्लॉक किया गया और फिर जाकर इसकी बॉम्बिंग की गई। और इस बॉम्बिंग में सबसे ज्यादा नुकसान इस समय ईरान को हुआ है, लेकिन क्योंकि जो ईरान की इन्वेंट्री है उसमें बैलिस्टिक मिसाइल, सेमी बैलिस्टिक मिसाइल, उसके अलावा जो बाकी जो मिसाइल्स हैं उनका अंबार लगा हुआ है। लेकिन अमेरिका का डायमेंशन, अमेरिका की दूरी बहुत ज्यादा है, इसलिए ईरान क्या अमेरिका के ऊपर अब अटैक करेगा तो इसकी गुंजाइश बिल्कुल ही ना के बराबर है। लेकिन इजराइल जहां से इस हमले की पूरी तैयारी की गई, अमेरिका ने इसकी मदद की, तो अब जो ये वर्ल्ड ऑर्डर है उस पे एक तरीके का पूरा असर दिखाई देगा और स्थिति, अगर ईरान नहीं रुकता तो स्थिति और खराब होगी। इसमें चाइना और रशिया की भूमिका भी बहुत अहम होने वाली है और जिस तरह से खुल के कहा गया था, तो उसी मनीष, क्योंकि हम ना तस्वीरें दिखा रहे हैं इसलिए उस पर जरा बात करना चाहेंगे, क्योंकि 3 जो एरियाज हैं, फॉर्दो, नतांज और साथ ही इस्फहान, यहां पर जो हमले किए गए इसकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं सैटेलाइट। अब अहम क्यों हो जाते हैं? फॉर्दो के बारे में हमने काफी बात की है, लेकिन जिस तरह से इस्फहान पर टारगेट किया गया है, ये क्यों किया गया? क्योंकि बताया जाता है कि यहां पर जो सेंट्रीफ्यूज है उसका भी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और साथ ही साथ जो फ्यूल है उसका स्टॉक पाइल यहां पर रखा जाता है, यानी यूरेनियम का। ये अमित, साधारण शब्दों में हम आपको बता दें कि अमेरिका के जो यूएस एयरफोर्स थी, उन्होंने B-2 बॉम्बर्स, जो कि स्ट्रेटेजिक उनका एक एयरक्राफ्ट है, उसको पूरी तरह से तैयार किया है और फिर तैयार करने के बाद जो गुआम से टेक ऑफ किया तो वहां पे टारगेट फोल्डर, यानी ये लॉक कर लिया गया था कि इन तीनों जो न्यूक्लियर साइट्स हैं जहां पर न्यूक्लियर आर्सेनल या न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स या फिर न्यूक्लियर एसेट्स इनके हैं और यहां पर वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उन सभी का ये इस्तेमाल करेंगे। और इसी वजह से सोचे समझे तरीके से इन तीनों साइट्स का चयन किया गया। ये जो साइट्स हैं, ये जो रिहायशी एरिया है उनकी से इनकी दूरी है और दूरी होने के बाद ये जो पूरा एरिया है पहाड़ों के बीचों बीच है। इसीलिए जब फॉर्दो की बात की, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फॉर्दो गॉन, तो इसका मतलब ये था कि फॉर्दो का जो पूरा करीबन जो कैविटी है, मतलब जहां पर ये न्यूक्लियर जो कैपेबल जो मेजर्स हैं वो किए जा रहे थे, उसके अलावा जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एनहेंस ईरान कर रहा था, वो करीबन 200 फीट के नीचे है। और इसीलिए जो GBU 57 उसका इस्तेमाल किया गया, 30,000 पाउंडर बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया। और इस बॉम्ब के इस्तेमाल करने के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखा गया कि जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल किया जाए। फिर उसके बाद जो तरांज एरिया है, ये जो एरिया है चारों तरफ से यहां पर काफी ज्यादा जो न्यूक्लियर, ये इसका अंदेशा अमेरिका को था कि बैलिस्टिक मिसाइल के तौर पर, उसके अलावा जो बाकी मिसाइल्स हैं उन सबको यहां पर रखा जा रहा है। और इसीलिए जो ये पूरा एरिया है जहां पर
चारों तरफ एक सुरंग यहां पे तैयार की गई थी। करीबन 5 से 6 ऐसे एरियाज थे जहां पर इसकी पूरी कैविटी थी और कैविटी होने के साथ वहां की तस्वीरें कई सारी थी। वीडियो इनको पूरा इसकी वीडियोग्राफी इस समय यूएस के पास है। उसके अलावा जो मोसाद के जो एजेंट्स थे वो यहां पर उनकी मौजूदगी थी, तो इस एरिया को स्पॉट किया गया। फिर उसके बाद जो तीसरी साइट है, इस साइट के बारे में कहा गया कि यहां पर FOL यानी फॉयल जो फ्यूल ऑयल ल्यूब्रिकेंट है उसका जो डंप है ईरानी मिलिट्री का, IRCG का, वो यहां पर बहुत ज्यादा है। उसके अलावा इसी की एवज में यहां पर भी ये थर्ड साइट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ईरान की मिसाइल और ईरान के जो रॉकेट्स हैं, अगर उसको ध्वस्त करना है, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल को ध्वस्त करना है या ईरान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी को ध्वस्त करना है, तो इन 3 एरियाज को टारगेट करना बहुत जरूरी है। ऐसा टारगेट फोल्डर यानी उन एरियाज को चिन्हित किया गया जहां पर जो ईरान ने अपने पूरे आर्सेनल यानी अपने हथियार रखे हुए थे। तो इसी वजह से इन तीनों एरियाज को बहुत सोच समझ के टारगेट किया गया, B-2 बॉम्बर्स और साथ में जो एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, उनके द्वारा, और फिर जाके इस एरिया को हिट किया गया। हम आपको यह भी बता दें कि अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो इस बात का ध्यान रखते हुए वो इसे देख रही है कि जो यहां पर जो रेडिएशन लीकेज है उसका खतरा कितना है। अगर जो ये बॉम्बिंग की गई है, जो हमें बताया गया कि 60% मनीष, मैं आपको रोकना चाहूंगा इस वक्त। तो माइकल रूबिन अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, इस वक्त वो मीडिया से बात कर रहे हैं, सुनते हैं उनको। Well, you know, Iran oftentimes will react with bluster. However, sometimes their retaliation is then much more limited in a way that signals that they don't want this to go too much further. That said, I suspect that Ayatollah Khamenei will have to respond simply because his own legitimacy is so tied to this nuclear program. Beyond that, we hear a lot of talk about American bases in the region, whether they could become targeted. I don't think the Iranians are going to retaliate in a way that we expect. I would be much more worried about a shopping mall in Dallas, Texas, or in Iowa than I would be about the U.S. base in Bahrain or Qatar. Right. Now, President Trump is going to address the nation at 10 p.m. Shortly from now. What are you expecting, and your reaction to this, to how this is all played out? Donald Trump is certainly going to talk about how successful Donald Trump is. That's simply the way he acts. He probably will try to put out an olive branch to say that this doesn't really need to go too much further, that the Iranians need to step down. However, he will repeat his demand that they unconditionally surrender their nuclear program. Now, that may seem extreme, but remember, we've had situations like this before. In 1991, South Africa, which was still at the tail end of its apartheid regime at the time, decided to come clean and give up not only its covert program, but its nuclear weapons that it had built. And it took the International Atomic Energy Agency 19 years then to certify that its disarmament was complete. Also in 2003, when Muammar Gaddafi decided to give up his chemical and biological weapons program, he actually allowed American and British intelligence to come into Libya in order to dismantle the factories and ship them out of the country. We wanted to do that before he changed his mind. The question now is anyone going to be willing to do that with regard to Iran's nuclear program and nuclear material? Frankly, I think this is where India could step forward, because India is the only country in the world that is trusted by the United States, by Israel, and by Iran. Right. You talked about Iran's nuclear program and, its capabilities. What are the implications for this program, the timeline? तो यहाँ पर आपने सुना माइकल रूबिन ने एक बहुत अहम बात बताई है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त ईरान एक ऐसी स्थिति में है जहां उसको दुनिया के किसी देश पे उतना भरोसा नहीं है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिस पे भरोसा है, ईरान को भरोसा कर सकता है। ऐसे में आगे चलकर अगर यह फैसला होता है, जिस तरह से लीबिया के अंदर जब केमिकल वेपन्स की बात आई थी और लीबिया के उस वक्त तो तानाशाह थे गद्दाफी, उसने
इजाजत दी थी, चाहे वो यूरोपियन हो या फिर अमेरिकन हो, वो साइंटिस्ट पहुंचे और देखे कि वहां पर केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल हो रहा है या फिर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है या नहीं हो रही है, जिसके बाद आपने देखा था किस तरह से हमला कर दिया जाता है लीबिया के ऊपर, उस तानाशाह को हटा दिया जाता है। तो ऐसे में क्या ईरान अब भरोसा करेगा, चाहे वो पश्चिमी देशों पर, यूरोप हो या फिर अमेरिका पर? तो रूबीन का यह कहना है कि इसमें सबसे अहम रोल अगर कोई प्ले कर सकता है, अदा कर सकता है, तो वह भारत और भारत के प्रधानमंत्री, जो सबसे ज्यादा इस वक्त माना जाता है कि ईरान के जो इस वक्त प्रशासन है, सरकार है, उनके भरोसेमंद है।